हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग टॉपिक जो इस वन शॉट में करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट द टॉपिक, द नेम इज़ लेज़र। लेज़र में हम आइंस्टीन कोएफिशिएंट को देखेंगे, रूबी और हीलियम नियॉन लेज़र के बैंड डायग्राम देखेंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो आपका यूनिट है उसमें बाउंड्री कंडीशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है और बाउंड्री कंडीशन पे जो आने वाले सवाल हैं उनको हम वहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट पर। ये एक डेरिवेशन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आपको इसको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आता ही आता है और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस डेरिवेशन में आप सबसे पहले तो मानते हो कि मान लीजिए आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे आप देख रहे हो, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल है, एक एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल मान लो नंबर ऑफ एटम n1 है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल मान लो नंबर ऑफ एटम n2 है। हम बाहर से h न्यू फोटोन को भेज रहे हैं, लेकिन एक नहीं भेज रहे हैं, बहुत सारे भेज रहे हैं। इसीलिए हम उनकी डेंसिटी डिफाइन करेंगे। यू ब्रैकेट में न्यू का मतलब है न्यू फ्रिक्वेंसी के फोटोन भेज रहे हैं जिनकी एनर्जी डेंसिटी न्यू है। अब डेंसिटी का मतलब आप समझ लो बहुत सारे फोटोन भेज रहे हैं, अरबों अरबों खरबों की संख्या में। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि मान लीजिए कंसीडर एटम इन द थर्मल इक्विलिब्रियम में, मान लीजिए और किसी टेम्परेचर टी पर है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब एक कोई टेम्परेचर फिक्स है, इसका सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर आपने कहा एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज दिस, n1 इज द नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट, n2 इज द नंबर ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर तीन प्रोसेस पढ़ेंगे। एक होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, मतलब जब ये फोटोन आएंगे और जो फोटोन आएंगे तो किसी एटम के द्वारा फोटोन एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और जैसे फोटोन एब्जॉर्ब होंगे ये एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो ये ट्रांजिट कर गया एक्साइटेड स्टेट की तरफ। तो इस बात की संभावना कितनी है, इस बात की क्या संभावना है कि ये ट्रांजिशन होगा? तो जाहिर सी बात है संभावना इस बात पर डिपेंड करेगी कितना हाई एनर्जी डेंसिटी के फोटोन आ रहे हैं। अगर बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं तो इस बात की संभावना बनती है कि कोई ना कोई एटम उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और ट्रांजिट कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो वही आपने लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम इन द स्टेट 1 यानी ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब द फोटोन एंड राइज टू स्टेट 2 इज दिस। ये P12 मतलब स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 में जाने की संभावना। और ये किस पर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है एनर्जी डेंसिटी पर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है, लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं B12। अब यहाँ B12 आइंस्टीन कोएफिशिएंट है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अगर इस इक्वेशन में n1 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड में तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद अब क्या हुआ, एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है, मतलब E2 एक्साइटेड स्टेट, यहाँ एटम आ चुका है। तो ये एटम वापस से ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए दो संभावनाएं हैं। एक होती है संभावना अपने आप यानी स्पॉन्टेनियस, एक होती है किसी प्रभाव में आके यानी कि स्टिमुलेटेड। तो ये एटम अपने आप नीचे चला आएगा स्पॉन्टेनियस, अब कुछ नहीं करना है। तो उस समय जो प्रोबेबिलिटी होगी P21 वो किसी कांस्टेंट A21 के बराबर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यहाँ पर वैल्यू है। अगर हम n2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो n2 P21 इज इक्वल टू n2 A21, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन एक संभावना ये है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट के एटम हैं इनको ऊपर कोई एनर्जी डेंसिटी से इंटरेक्शन हो और फिर ये नीचे आए। तो यानी कि एक दूसरी संभावना है कि प्रोबेबिलिटी एटम 2 स्टेट 2 से 1 में आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा एनर्जी डेंसिटी पर। तो वहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट B21 लगेगा। याद रखो पिछली बार कांस्टेंट था B12, अब की बार कांस्टेंट है B21। आप n2 से मल्टीप्लाई करोगे, n2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि ये सब एक्साइटेड स्टेट यानी n2 वाली जगह से हैं। आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब ओवरऑल अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटी को, जो कि दोनों ही एमिशन से जुड़ी हुई है, मतलब स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 में आने की प्रोसेस से जुड़ी हुई है, तो इनके राइट साइड को आपने जोड़ दिया और इससे आपकी मास्टर इक्वेशन 4 बन गई। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो आइंस्टीन ने प्रूव किया था कि थर्मल इक्विलिब्रियम है तो आपका इक्वेशन नंबर 1 यानी जो n1 P12 है और इक्वेशन नंबर 4 यानी जो n2 P21 है, ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये बराबर होंगे तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। आपने इनके राइट हैंड साइड की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। फिर क्या हुआ, इस तरफ आप देखो u का टर्म यहाँ है, u का टर्म यहाँ है, दोनों को एक तरफ रखोगे तो u का टर्म कॉमन हो जाएगा, n1 B12 n2 B21 आ जाएगा। राइट साइड में n2 A21 बचेगा। आपको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए आपने ये सब कुछ डिवाइड कर दिया नीचे। फिर क्या हुआ, n2 को एडजस्ट करने के लिए आपने यहाँ से n2 कॉमन ले लिया और यहाँ से B21 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ A21 है। तो ऐसा करने से आपके पास A21 अपॉन B21 का टर्म आ गया, यहाँ n1 बाई n2 का टर्म आ गया, B12 बाई B21 का टर्म आ गया, -1 आ गया। थर्मोडायनेमिकली आइंस्टीन ये भी बताया था कि ये जो B12 होते हैं और B21 ये दोनों सेम होते हैं। तो अगर सेम हो गए तो पूरा फैक्टर 1 हो जाएगा। रह जाएगा आपके पास
N1 अपॉन N2 माइनस 1। बोल्ट्जमैन का जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है वो ये कहता है कि N1 माइनस N2 N1 अपॉन N2 जो होता है वो e की पावर E2 माइनस E1 अपॉन KBT होता है। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और हमने पढ़ा है कि E2 माइनस E1 h न्यू के बराबर होता है। तो अगर ये सारी वैल्यू आप यहाँ पर उठा के रख दोगे, सारी वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे तो आपका U का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो A21 अपॉन B21, यहाँ लिखा A21 अपॉन B21। उसके बाद आपने N1 बाई N2 की जगह पे बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से E h न्यू बाई KBT माइनस 1 हो गया। ये जो फाइनली आपके पास ये आया है, ये कुछ नया सा है लेकिन ये मिलता जुलता है प्लांक के रिलेशन से। प्लांक का रिलेशन भी एनर्जी डेंसिटी के ऊपर था, बस फर्क इतना था वहाँ पर h पाई न्यू क्यूब बाई सी क्यूब था और 1 अपॉन ई एच न्यू बाई के टी था, जो कि यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ से कंपेरिजन करने से एक चीज़ पता चली कि A21 अपॉन B21 को हम 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी लिख सकते हैं। आप देख लो अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है तो ये पूरा टर्म बढ़ता जाएगा, यानी A21 की वैल्यू B21 से ज़्यादा हो जाएगी। और मैंने बताया था कि A21 क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, B21 क्या है, स्टिमुलेटेड प्रोसेस है। तो A21 का B21 से ज़्यादा होने का मतलब है कि नॉर्मली हम जब हाई फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं तो जो स्टिमुलेटेड प्रोसेस है उसकी संभावना बढ़ जाती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की संभावना स्टिमुलेटेड प्रोसेस से ज़्यादा हो जाती है, जो कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं। इसीलिए एक्सरे लेज़र, हाई फ्रिक्वेंसी के एक्सरे लेज़र बनाना बहुत ही मुश्किल बात होती है। दिस इज़ अबाउट द आइंस्टीन कोफिशिएंट रिलेशन जो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर आपको अगर मैं बताऊँ, आपके पास जो आपका जो सिलेबस है उसमें आपके पास दो तरह के लेज़र हैं, एक है रूबी लेज़र और एक है हीलियम नियॉन लेज़र। तो रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र दोनों बारी बारी से पूछे जाते हैं। मैं जल्दी से, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपके लिखा है कि रूबी लेज़र क्या है। ये एक सॉलिड स्टेट लेज़र है क्योंकि इसमें रूबी क्रिस्टल इस्तेमाल होता है जो कि सॉलिड होता है। ये पहला लेज़र था जो कि वर्किंग में आया था, और लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि इसमें जो सॉलिड रूबी होता है वो बार बार ठंडा गर्म होता है अपने एक्शन के दौरान, तो उससे उसमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें से एक झटके से ही केवल लेज़र लाइट निकलती है, फिर इसको शांत हो जाना पड़ता है, यानी पल्स लेज़र यहाँ से निकलती है। रूबी असल में क्या है, रूबी एक क्रिस्टलाइन एक्टिव मटेरियल होता है। एक्टिव मटेरियल मतलब वो मटेरियल जिसमें मेटास्टेबल स्टेट होती है, जिससे हम लेजिंग एक्शन कर सकते हैं। इसमें एल्यूमिना होता है और 0.05% में क्रोमियम ऑक्साइड मिलता होता है अकॉर्डिंग टू इट्स वेट। ये हमने जो परसेंट लिखा है इसके वेट के हिसाब से लिखा है, तो जितना भी वेट होगा उसका 0.05% Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पर होता है। इसमें जो एक्टिव मीडियम होता है वो एक्साइट होता है जेनॉन फ्लैश लैम्प से, मतलब इसके अंदर हम जेनॉन फ्लैश लैम्प से फोटोन डालते हैं जिसकी वजह से इसमें एक्साइटेशन होता है, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम जाते हैं। ये असल में एक 3 लेवल एनर्जी सिस्टम है। तो आप देखें यहाँ पर, ये है आपका ग्राउंड स्टेट, ये है आपका एक्साइटेड स्टेट और बीच में है आपका मेटास्टेबल स्टेट। तो E0 ग्राउंड, E2 एक्साइटेड और E3 मेटास्टेबल स्टेट, तो 3 लेवल स्टेट सिस्टम है। आपने बाहर से जेनॉन लैंप्स को जलाया तो इसके अंदर ऑप्टिकल पंपिंग होती है, और ऑप्टिकल पंपिंग होने की वजह से आपके जो क्रोमियम के एटम होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से उछल करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। फिर वहां से वो डिके करते हैं, E3 में आने इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। तो E3 में जब ये आइटम आके इकट्ठा होते हैं तो इनका मेटास्टेबल स्टेट होने की वजह से इनकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट, जैसे मेटास्टेबल स्टेट एक्साइटेड स्टेट ही तो है ग्राउंड की तुलना में, तो जब एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होने लगते हैं तो इसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस होता है तो आपको 6943 एंगस्ट्रॉम की लाइट यहाँ पर निकलती हुई दिखाई पड़ती है, और ये होती है रूबी लेज़र लाइट। तो इस तरह से रूबी लेज़र लाइट आपको मिलती है। हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में बच्चों बात करें तो हीलियम नियॉन लेज़र जो होता है वो जस्ट आफ्टर रूबी लेज़र बनाया गया था, कुछ महीनों का अंतर था इसमें। ये काफ़ी कमियां दूर कर देता है जो कि रूबी लेज़र में थी, जैसे कि वहाँ पल्स था तो रूबी लेज़र एक कंटिन्यूअस लेज़र बीम भेजती है। वो सॉलिड लेज़र था, स्टेबिलिटी इशू था, तो ये गैस लेज़र है, स्टेबिलिटी इशू उतना नहीं रहता। इसके अंदर हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर मिलाया जाता है। वैसे तो किताबों में लिखा रहता है कि इसका रेशियो 10:1 होता है, मतलब 10 एटम अगर हीलियम के हैं तो 1 एटम नियॉन के होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इसको बढ़ाया भी जाता है। 15:1 से लेकर के 20:1 तक भी हम हीलियम नियॉन को मिलाते हैं प्रैक्टिकली। इसमें जो नियॉन होता है वो एक्टिव गैस होता है, मतलब मेटास्टेबल स्टेट वाला जो काम होता है वो कहाँ होता है, नियॉन के अंदर। तो इसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट होती है, और हीलियम नियॉन जो है वो एक 4 लेवल एनर्जी सिस्टम है, 4 लेवल का। तो और रूबी लेज़र कैसा था, 3 लेवल एनर्जी सिस्टम था। इसमें हम जैसे वहाँ पर जेनॉन लैम्प्स एक्साइटेशन कहते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्लो कराते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पंपिंग इस्तेमाल होती है। आइए अब देखते हैं हम इसका वो देखते हैं, इसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं। तो आप देख रहे हो एनर्जी लेवल डायग्राम में हीलियम वाला हिस्सा है और ये नियॉन का हिस्सा है। हीलियम में क्या होता है, E2 और E3 इस तरह से कुछ एक्साइटेड स्टेट हैं। तो आपने जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया तो हीलियम जो होता है, हीलियम का एटम एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिट कर जाते हैं। उसके बाद वहाँ नियॉन है, नियॉन भी ट्रांजिट होता है। तो नियॉन में एनर्जी लेवल है E6 डैश
देखो नियॉन में कई सारी एनर्जी लेवल है, E1 ग्राउंड, E2 उससे एक्साइटेड, E3 उससे एक्साइटेड, E4 उससे एक्साइटेड, E5 उससे एक्साइटेड और फिर E6। इसमें आपकी जो मेटा स्टेबल स्टेट होती है वो ये वाली मेटा स्टेबल स्टेट होती है जो मैंने यहाँ टिक लगाया है। और ये मेटा स्टेबल स्टेट देखो इधर E6 डैश E3 से मैच कर रही है, E4 डैश E2 से मैच कर रही है। तो होता क्या है कि हीलियम के अंदर E2 और E3 जहाँ है वहीं पर सेम एनर्जी में E6 और E4 डैश होता है, जो कि डायग्राम में दिखा रहे हैं, वही चीज़ जो लिखा है मैंने। अब यहाँ पर क्या होता है कि हीलियम मतलब जब डिस्चार्ज होता है, जब ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज करते हैं तो हीलियम के एटम E2 E3 में पहुँच जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। ये एक्साइटेड हीलियम के जो एटम होते हैं ये कोलाइड करते हैं नियॉन के एटम से। जैसे मान लो एक नियॉन का एटम है, इससे एक हीलियम टकराया, फिर इधर से हीलियम टकराया, इधर से हीलियम टकराया, इधर से हीलियम टकराया, इधर से हीलियम टकराया। क्योंकि हीलियम की संख्या ज़्यादा होती है तो इसीलिए हीलियम क्या करते हैं, वो नियॉन से टकरा टकरा कर उसको एक्साइट कर देते हैं। तो जो अनएक्साइटेड नियॉन है वो भी एक्साइट हो जाते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, जिससे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की घटना होती है और पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से अब लेजर एक्शन होना शुरू हो जाता है। 3 तरह से यहाँ पे लेजर एक्शन को हम दिखा सकते हैं। आप देखें यहाँ पर इस डायग्राम में, जैसे E6 से जंप कर रहा है ये लेजर एक्शन हो सकता है, E6 से E3 डैश में हो रहा है ये एक लेजर एक्शन है, E4 से हो सकता है ये एक लेजर एक्शन है। तो लेकिन खास बात यहाँ पर है कि अगर आप E6 से E5 डैश में जाएंगे तो 3390 एंगस्ट्रॉम का होता है, जिसको कि हम फिल्टर कर देते हैं। ऐसे ही E4 डैश से E3 डैश में जाते हैं तो उसको भी फिल्टर कर दिया जाता है। सिर्फ E6 से E3 डैश में जो लेजर ट्रांजिशन होता है, जिससे कि 6328 एंगस्ट्रॉम की लेजर निकलती है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और बाकी आप देखें उसके बाद E3 से E2 में स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाता है, जो कि लेजर में पार्ट नहीं करता है, और फिर ये एटम ग्लास की दीवारों से टकरा टकरा करके डी एक्साइट हो जाते हैं, जिससे कि भी लेजर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो आपको 6328 एंगस्ट्रॉम की लेजर लाइट मिलती है रूबी लेजर, रूबी लेजर के बजाय हीलियम नियॉन लेजर में। तो ये हो गया हमारा लेजर का पार्ट। अब हम आते हैं बाउंड्री कंडीशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है, बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है इससे समझने में क्या है ये। तो आप समझिए बाउंड्री कंडीशन। सबसे पहले हम ये बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में बाउंड्री कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आपने मैथ पढ़ा हो तो मैथ में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो असल में सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, हम उसमें एक सोल्यूशन निकालते हैं। अच्छा, सोल्यूशन कई तरह के हो सकते हैं भाई, एक इक्वेशन में कई तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। तो वही सोल्यूशन जो हमारे काम का है ये हम कैसे बताएंगे। तो वही सोल्यूशन आपके काम का है तो उसके लिए आपको वहाँ पर मैथमेटिक्स में एक बाउंड्री कंडीशन का कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि आप कुछ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करिए और उन बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से आपका जो सोल्यूशन होगा वो आपको मिल जाएगा और वही आपके सुटेबल होगा। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई सोल्यूशन जो आपके काम का हो, आपके सिचुएशन का हो, ये बताने के लिए आपको वहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ती है। बस यही लॉजिक यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम एक समय ऐसा आता है कि हम कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा टॉपिक तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर दो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पढ़ने हैं खास तौर पर। एक होता है लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है पॉइसन डिफरेंशियल इक्वेशन। इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। अब पोटेंशियल की तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे देखो v की कितनी सारी वैल्यूज हम रखेंगे कि 0 आ जाए, या v की कितनी सारी वैल्यूज पॉसिबल है कि रो बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाए। लेकिन हमें अपने सिचुएशन के हिसाब से जो v निकालना है उसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय कुछ बाउंड्री कंडीशंस रखेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में बाउंड्री कंडीशन का मतलब यही होता है क्योंकि हम प्रैक्टिकली जो सिचुएशन है उसको अपनी मैथमेटिक्स में रख करके एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन वहाँ पर निकाल सकें। तो आपने यहाँ पर देखा है, लिखा है कि नोइंग द बाउंड्री कंडीशंस आर ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिफरेंट टाइप की बाउंड्री कंडीशंस को जानते रहें। प्रैक्टिकली वी नो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मटेरियल एंड वोल्टेज अप्लाइड टू सॉल्व द पोटेंशियल we have to solve this equations, and these differential equations have infinite solution. So boundary conditions give the exact limitations that help in providing correct physical solution for a specific system. कोई बात मैंने जो बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम बाउंड्री कंडीशन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इंटरफेस है, ये कोई इंटरफेस है जहाँ पर मान लें पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब गॉस लॉ जब आप लगाते हो तो आप एक पिल बॉक्स गॉसियन सरफेस बनाते हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ऊपर नीचे की तरफ पिल बॉक्स गॉसियन सरफेस बना लिया। एक अपर साइड में है, ई परपेंडिकुलर वहाँ पर अपर में है, ई परपेंडिकुलर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक मान लो मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, मतलब एक दो हिस्से हमने बना दिए। तो अगर हम गॉस लॉ यहाँ पे अप्लाई करें तो हम गॉस लॉ में इस जगह की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है उसके हिसाब से ई परपेंडिकुलर इन वन इंटरफेस, ई परपेंडिकुलर इन सेकंड इंटरफेस का डिफरेंस हम इसके बराबर लिखते हैं एप्सिलॉन बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिकली गॉस लॉ से ही आया है, डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, एक मैथमेटिक्स को हम यहाँ पर समझ लें। तो इसका मतलब है कि ये एक दिशा ऐसे है और एक दिशा ऐसे है। जैसे आप एक दिशा में आ रहे हो तो पहले आपने एन कैप को ऊपर देखा और अब आप एन कैप को नीचे देख रहे हो तो आपको डिसकंटिन्यूटी समझ में आएगी। तो इसका मतलब है नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है इलेक्ट्रिक
फील्ड का वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो एज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है हमको मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है, तो कंजर्वेटिव का जो नेचर होता है वो यहाँ पर ई डॉट डी एल डॉट जीरो, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एल जीरो से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लाइन इंटीग्रल जीरो होता है, ये कंजर्वेटिव मतलब लिमिटेशन होती है। अब हम इसमें जब इस तरह के एक क्लोज पाथ के लिए अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे, तो फाइनली हमारे पास ई इन फर्स्ट मीडियम पैरेलल कंपोनेंट, ई इन सेकंड मीडियम पैरेलल कंपोनेंट का डिफरेंस जीरो आएगा। इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सरफेस पर हमारे पास अगर हमारे पास एक है ई पैरेलल कंपोनेंट और एक है ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ई पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो दोनों मीडियम में सेम होगा, चाहे आप फर्स्ट मीडियम में लो ई इन द फर्स्ट मीडियम, चाहे आप सेकेंड मीडियम में लो, सेम होगा। लेकिन ये जो होंगे दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और डिसकंटिन्यूटी को शो करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं वो पैरेलल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होते हैं, जीरो हो जाते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे से एक डिसकंटिन्यूटी को शो करते हैं। अब इस तरह से हम डाइलेक्ट्रिक के केस में भी कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक मतलब मान लो जैसे आपका वाटर हो गया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, या एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, या कांच है, कांच और पानी दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि परमिटिविटी टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो डी बराबर एप्सिलॉन ई होता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अब हम डाइलेक्ट्रिक में हमने दो मीडियम ले लिए, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, अब डी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए दोनों तरफ। अब हम यहाँ पर जैसे गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था वैसे हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो हमने अप्लाई भी किया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक के मीडियम में हम दो तरह के बाउंड चार्ज, दो तरह के चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। एक होता है फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होता है बाउंड चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी उन चार्जेस की वजह से होती है जिसको कि हम भेज सकते हैं, उठा सकते हैं, रख सकते हैं, डायरेक्ट जैसे हमने कैपेसिटर पे प्लेट पे अपने चार्ज रखे और फिर हटा दिए, तो फ्री चार्जेस हैं। बाउंड चार्ज क्या होते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन की वजह से आते हैं। तो दो तरह के चार्जेस हो सकते हैं, सिंपलिसिटी के लिए हम भी फ्री चार्ज की बात कर रहे हैं। तो फ्री चार्ज डेंसिटी आपके पास है, आपने गॉस लॉ लगाया और आपको मालूम है कि डी बराबर एप्सिलॉन ई होता है, तो हमने आपको दोनों मीडियम के लिए एप्सिलॉन 1 E1 एप्सिलॉन 2 E2 करके इस तरह से लिख दिया। अगर केस माने कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो है, सिग्मा एफ जीरो है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका ये साइड जीरो हो जाएगा और आप दोनों को भेजोगे तो एप्सिलॉन 1 E1 एप्सिलॉन 2 E2 इस तरह से हो जाएगा। एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1। तो इस तरह से अगर हमारी परमिटिविटी के बराबर नहीं है तो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बराबर नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर नहीं होंगे। देखो सेम बराबर नहीं, क्योंकि इनके परमिटिविटी सेम नहीं है। तो यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट ये निकाला कि यहाँ से इस जगह से यहाँ से ये हमने कॉन्सेप्ट निकाला कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम नहीं होते लेकिन पैरेलल कंपोनेंट तो सेम होते हैं। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का सेम बदल जाना, इसी घटना को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन। तो डाइलेक्ट्रिक केस में हम रिफ्रैक्शन को कहते हैं। अब समझो, अब हमने क्या कहा, हमने देखो क्या क्या बताया। हमने कहा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम नहीं होते हैं जब आप इंटरफेस पे होते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं वो सेम होते हैं, वो कंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं। तो ये कंपोनेंट का अलग होना, ये कंपोनेंट का सेम होना, इसका मतलब ये होता है कि मीडियम वन में अगर आप E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो और E1 का पैरेलल कंपोनेंट लो तो उनके बीच में जो एंगल θ1 होगा वो कुछ और होगा अगर आप सेकेंड मीडियम में परपेंडिकुलर कंपोनेंट और सेकेंड मीडियम में पैरेलल कंपोनेंट ले रहे हो, वहाँ θ2 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो हमने एक फार्मूला यहाँ पे देखा, tan θ1 बराबर होता है E1 अपॉन E1 का पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट। tan θ2 होता है E2 बाई E2 का पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर हम tan θ1 बाई tan θ2 को डिवाइड करें तो आप देखोगे आपको इस तरह डिवाइड करने पर E1 E2 का पैरेलल कंपोनेंट कट जाएगा, E2 बाई E1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा। और हमने इससे पहले आपको दिखाया है, प्रूफ किया है यहाँ पर कि E1 बाई E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिग्मा एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1 होता है। तो यहाँ पर आपका E2 बाई E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 आ जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्ट्रिक केस में रिफ्रैक्शन को बिलोंग करता हुआ एक बहुत ही फेमस बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं, tan θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर थोड़ा सा अच्छा पेपर आपके एग्जामिनर बनाएंगे तो आपसे यही बाउंड्री कंडीशन में पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से आज के टॉपिक में करीब करीब आपने 30 नंबर तक का क्वेश्चन आपने किया होगा। बाउंड्री कंडीशन पूछी जाती है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और अगर आइंस्टीन ABC कोफिशिएंट AB कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन पूछेंगे तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन पहले सेक्शन से मिल जाएगा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको कम से कम 28, अगर उसमें कंपलसरी क्वेश्चन का भी कुछ एंगल बन जाता है तो 30 नंबर तक के भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।